दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सभी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से कुछ प्रश्न अवधारणात्मक और विश्लेषणात्मक प्रकृति के और कई सारे प्रश्न तथ्यात्मक प्रकृति के होते हैं। इसलिए दोस्तों तथ्यों को तैयार करने के साथ साथ पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अवधारणाओं को समझना बहुत जरूरी है। तभी आप इस खंड से पूछे जाने वाले प्रश्नों को सही सही अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसी को ध्यान में रखकर पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम प्रस्तुत कर रहे हैं महत्वपूर्ण सामग्री, जो आपके विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ एआरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी, सीटीईटी, यूपीटीईटी, यूपीपीसीएस, एसीएफ आरएफओ परीक्षा और जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री का पहला भाग। दोस्तों इसमें सबसे पहले जो हम जानेंगे, देखिए हम जानेंगे कि पर्यावरण का अर्थ क्या है। तो देखिए पर्यावरण के अर्थ को हम यहाँ पर ऐसे जान सकते हैं कि पर्यावरण शब्द जो है परि प्लस आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण या इन्वायरमेंट शब्द जो है ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है परि प्लस आवरण, यानी जीवों को चारों ओर से घेरा हुआ आवरण, इसको हम पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण जो है दो शब्दों परि और आवरण से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है जीवों को चारों ओर से घेरा हुआ आवरण, इसे हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के विविध पक्षों को जानना जरूरी है दोस्तों। यहाँ पर देखिए पर्यावरण के जो विविध पक्ष हैं उनको आप इस प्रकार से जान सकते हैं। पहली बात ये कि पर्यावरण के मुख्य संघटक कौन कौन से हैं। तो देखिए ये प्रश्न भी पूछा जाता है आपसे कि पर्यावरण के मुख्य संघटक कौन से हैं। तो पर्यावरण के मुख्य जो संघटक हैं उसमें भौतिक पर्यावरण, जिसमें अजैविक चीज़ें आती हैं, दूसरा जैविक संघटक हैं और तीसरा इसमें ऊर्जा आती है। तो देखिए पर्यावरण के जो मुख्य संघटक हैं उसमें भौतिक यानी अजैविक घटक, जैविक घटक और ऊर्जा शामिल होती है। दूसरी चीज़, पर्यावरण के जो कारक होते हैं वो एक तो संसाधनों के रूप में होते हैं और दूसरे नियंत्रक के रूप में होते हैं। पर्यावरण की अवधारणा जो है दोनों तरह की है, एक लघु स्तर और दूसरा जो है बृहद स्तर। तो पर्यावरण की जो अवधारणा है लघु स्तर और बृहद स्तर दोनों की होती है। और पर्यावरण की विभिन्नताओं के कारण क्या होते हैं आपको ये जानना जरूरी है। तो दोस्तों पर्यावरण के विभिन्नताओं के कारण जलवायु में परिवर्तन है, मृदा के प्रकार हैं और कई प्रकार की स्थलाकृतियों यानी लैंडस्केप में अंतर है। तो आपने पर्यावरण के विविध पक्षों को जाना। पर्यावरण के मुख्य घटक कौन हैं? भौतिक घटक, जैविक घटक और ऊर्जा। इसके कारक संसाधन के रूप में और नियंत्रक के रूप में हैं। पर्यावरण की अवधारणा लघु स्तर पर और बृहद स्तर पर की जाती है। इसके अलावा पर्यावरण की विभिन्नताओं के कारण में जलवायु में परिवर्तन, मृदा के प्रकार और स्थलाकृति में अंतर शामिल है। अब आइए जानते हैं दोस्तों पर्यावरण के मुख्य संघटक कौन से होते हैं। तो देखिए भौतिक, जैविक और ऊर्जा, ये तीन संघटक होते हैं पर्यावरण के। तो भौतिक संघटक या भौतिक घटकों में क्या शामिल होता है दोस्तों? पर्यावरण के जो मुख्य संघटक हैं उसमें भौतिक घटकों में स्थल यानी भूभाग, इसके अलावा वायु और जल शामिल होते हैं। जैविक संघटक में पादप, जंतु और सूक्ष्मजीव शामिल होते हैं। इसके अलावा ऊर्जा में सौरिक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ये पर्यावरण के प्रमुख संघटकों में शामिल है। तो आपने जान लिया पर्यावरण के मुख्य संघटक भौतिक, जैविक और ऊर्जा ये हैं। भौतिक संघटकों में स्थल, वायु और जल है। इसके अलावा जैविक में पादप, जंतु और सूक्ष्मजीव हैं। ऊर्जा में सौरिक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा पर्यावरण के मुख्य संघटक हैं। इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो याद रखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा क्या दी गई है ये जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार
पर्यावरण की परिभाषा ये है कि किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक और जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को पर्यावरण कहा जाता है। तो हमने सामान्य या जो सूक्ष्म परिभाषा हमने देखी थी पर्यावरण की, उसमें ये था कि परि प्लस आवरण, यानी हमारे चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। लेकिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 में अधिनियमित किया गया था, इसके अनुसार पर्यावरण की जो परिभाषा है वो है किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक और जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को पर्यावरण कहा जाता है। सामान्य परिभाषा क्या है? तो देखिए, सामान्य परिभाषा ये है दोस्तों कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के समूह जो हमारे चारों ओर हैं, सामूहिक रूप से उनको पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण या इन्वायरमेंट की परिभाषा सामान्य रूप से आप इस प्रकार दे सकते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर विद्यमान है, सामूहिक रूप में उसको पर्यावरण की संज्ञा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, पर्यावरण जो है ये कई संघटकों से निर्मित एक संरचना है। पर्यावरण जो है कई संघटकों से निर्मित एक संरचना है। इसके अलावा इसमें सभी जैविक और अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण पाया जाता है। पर्यावरण की जो अवधारणा है बृहद और लघु स्तर पर की जाती है। इसके अलावा इसमें क्षेत्रीय और भूमंडलीय स्तर पर कई प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में होते हैं और कुछ कारक नियंत्रक के रूप में होते हैं। तो ये आपने बहुत ही शार्ट में चित्रात्मक रूप में पर्यावरण के बारे में संपूर्ण अध्ययन कर लिया। अब एक जो महत्वपूर्ण अवधारणा है दोस्तों, ये देखिए धाड़ी विकास या सतत विकास की अवधारणा, जिसको इंग्लिश में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो दोस्तों धाड़ी विकास की अवधारणा क्या है? तो जो धाड़ी विकास या सतत विकास या जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, उस अवधारणा के अंतर्गत ये शामिल होता है कि वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, जो वर्तमान की आवश्यकता और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जो विकास किया जाता है उसे धाड़ी विकास कहते हैं। यानी जो संसाधन हमारे हैं उनको हम इस प्रकार से प्रयोग करें कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। धाड़ी विकास का जो उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ये देखिए, धाड़ी विकास का उद्देश्य जो है पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण और उचित प्रबंधन है। तो धाड़ी विकास की अवधारणा मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज के न्याय संगत उपयोग, संरक्षण और उचित प्रबंधन से संबंधित है। एक प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है धाड़ी विकास की कि धाड़ी विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया? तो सन याद रखिएगा 1987 यानी 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी WCED द्वारा आवर कॉमन फ्यूचर, जो कि ब्रूटलैंड कमीशन या ब्रूटलैंड रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई थी, सबसे पहले 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में, जो कि ब्रूटलैंड द्वारा प्रस्तुत की गई थी, उसमें शामिल किया गया था। और एक महत्वपूर्ण अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन है। वर्ष 1992 में एजेंडा 21 रियो घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें धाड़ी विकास के प्रति पूर्ण समर्थन सभी राष्ट्रों द्वारा दिया गया था। अब आइए देखते हैं पर्यावरण सुरक्षा। तो पर्यावरण सुरक्षा क्या है? दोस्तों पर्यावरण सुरक्षा के अंतर्गत प्रदूषण और धाड़ी विकास दोनों शामिल हैं। प्रदूषण आप जानते हैं, पॉल्यूशन जो है ये जो है पर्यावरण के लिए कई सारी समस्याएं या पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए संकट के रूप में है, जबकि धाड़ी विकास पर्यावरणीय क्षरण को कम करने में सहायक होता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज से जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट संबंधित है, इसके अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण को कम करना और पर्यावरणीय क्षरण को कम करने में सहायता प्रदान करना, ताकि जो संसाधन हैं हमारे साथ साथ आगे आने वाली पीढ़ियों को भी उपलब्ध हो सकें, यही धाड़ी विकास का मूल है। दोस्तों प्रकृति में कार्बन चक्र और जल चक्र की अवधारणा को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कार्बन के बारे में हम जान लेते हैं।
दोस्तों कार्बन जो है, ये कार्बन हमारे प्रकृति में विभिन्न अवस्थाओं में विद्यमान होता है। कार्बन कई प्रकार के रूपों में, कई अवस्थाओं में विद्यमान होता है। कार्बन का मूल रूप ग्रेफाइट और हीरा में विद्यमान होता है और यौगिक रूप में कार्बन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन कार्बोनेट आदि के रूप में विद्यमान होता है। दोस्तों कार्बन का जो पुनर्चक्रण है ये कई भौतिक और जैविक क्रियाओं के द्वारा होता है और कार्बन का पुनर्चक्रण जल के तरह ही होता है। इसके अलावा कार्बन विभिन्न प्रकार के खनिजों में विद्यमान होता है। तो ये कार्बन के बारे में आपने जान लिया। अब आइए जानते हैं दोस्तों कार्बन चक्र के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइकिल होता है कार्बन चक्र, और कार्बन चक्र की उपादेयता इस रूप में है कि ये पृथ्वी पर उपस्थित जीवधारियों के लिए कार्बन की उपादेयता बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी ये पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों के लिए अच्छी और बुरी दोनों गैस मानी जाती है। इसके बारे में आइए जो है प्रमुखता से अध्ययन करते हैं। देखिए कार्बन चक्र की जो अवधारणा दी गई है यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों। देखिए कार्बन जो है ये कैसे उत्पन्न होता है, तो जीवाश्म और जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम आदि के द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। केवल जीवाश्म और जीवाश्म ईंधनों के दहन द्वारा नहीं, बल्कि परिवहन और औद्योगिक उत्सर्जन के द्वारा भी जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। इसके अलावा मृत जीव और अपशिष्ट उत्पाद, जंतुओं के यानी मानव, प्राणियों और अन्य जीव जंतुओं के श्वसन क्रिया में जो हम गैस निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो संतुलन है वो कैसे इसका चक्रण होता है, तो दोस्तों इस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में उपयोग करते हैं, और इसके अलावा ये अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति, क्लोरोफिल की सहायता और कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग से अपना भोजन यानी ग्लूकोज और जल तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो ये दोस्तों पेड़ पौधे ऑक्सीजन निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड एक चक्रण के रूप में पुनः जो है हमारे वायुमंडल में उपस्थित रहता है। तो कार्बन चक्र इस प्रकार से चलता है। तो पेड़ पौधे की जो जड़ें हैं दोस्तों, ये जीवाश्म और जीवाश्म ईंधन, पेड़ पौधे और उनकी जड़ें जीवाश्म और जीवाश्म ईंधन के रूप में पुनः जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकालती हैं। तो ये क्रम जो कार्बन डाइऑक्साइड का है ये चलता रहता है, और इस प्रकार पर्यावरण में या वातावरण में हमारे ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक संतुलन बना रहता है। लेकिन यदि इस संतुलन में कोई समस्या आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जैसे अत्यधिक जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम तथा परिवहन और औद्योगिक उत्सर्जन से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है, जिससे इसका संतुलन थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। दोस्तों कार्बन चक्र के अलावा जल चक्र जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जल चक्र, हमारा अधिकांश जल जो है ये समुद्र, नदियों और भूमिगत जल के रूप में है। तो देखिए ये जल कैसे चक्रण इसका कैसे होता है, तो समुद्र का जल जो है ये वाष्पीकरण, सूर्य की उष्मा से इसका वाष्पीकरण होता है और इससे बादलों का निर्माण होता है। इसके अलावा जब बादल कम तापमान पे आते हैं तो संघनित होकर ये वर्षण करते हैं और ये जल पुनः नदियों और समुद्रों में, और थोड़ा बहुत जल जो है भूमिगत जल के रूप में आ जाता है। इसके अलावा बादलों के अलावा जो जल है वो ओला और वर्षण के रूप में भी आता है। दोस्तों बादल का निर्माण जो जल का वाष्पीकरण होता है, पेड़ पौधे भी वाष्पोत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा जो जंतु हैं इनके श्वसन के द्वारा भी दोस्तों वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, जिससे बादल का निर्माण होता है। तो जल का जो चक्रण है, देखिए समुद्र का जल वाष्पीकृत होकर बादल बनता है, बादल जब संघनित होते हैं तो फिर वर्षण करते हैं, जिसमें अधिकांश जल समुद्र, नदियों और भूमिगत जल के रूप में चला जाता है। इस प्रकार जो हमारा वाटर साइकिल है वो पूरा हो जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पौधों की वृद्धि में क्या सहायक होता है। उत्तर है पौधों की वृद्धि में जल चक्र सहायक होता है। वर्षा की मात्रा का निर्धारण क्या करता है, तो दोस्तों वर्षा या वर्षण की मात्रा वायुमंडल में नमी की उपलब्धता पर जो है निर्धारित होती है।
हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल में जल की विभिन्न गतिविधियों को क्या दर्शाता है? तो ये जल चक्र दर्शाता है। वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो जो हमारा कार्बन चक्र है, ये वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है। इसके अलावा एक प्रश्न देखिए, मूल रोम की जो कोशा भित्ति होती है वो मुख्यतया किससे बनी होती है? तो सेलुलोज से। और मूल रोमों के मृदा से चिपके रहने का कारण क्या होता है? तो पेक्टिन जो होता है दोस्तों, ये मूल रोमों की मृदा से चिपके रहने का कारण है। मूल रोमों की कोशिका भित्ति किसका कार्य करती है? तो ये पारगम्य कला या पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। यहाँ पर आइए देखते हैं, एक जो है रेखीय आरेख के द्वारा दिखाया गया है किस प्रकार से मूल रोम, कम परासरण दाब और कम सांद्रता, ये मृदा विलयन जल में है, इसका अंतः शोषण होता है मूल रोम का रिक्तिका रस। अत्यधिक परासरण दाब और अत्यधिक सांद्रता से दोस्तों मूल रोम जो है ये जो है मृदा में उपस्थित जल और पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं, जिसके कारण दोस्तों यहाँ से विभिन्न भागों में, पौधे के विभिन्न भागों में जो पोषक पदार्थ और जल का परिवहन होता है। आइए जानते हैं वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर के बारे में। वायुमंडल की परिभाषा क्या है? पृथ्वी के चारों ओर विद्यमान गैसों यानी वायु का समूह या वायु जो है इसको वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर विद्यमान गैसों के समूह को वायुमंडल कहा जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों पदार्थ के रूप यानी जो हमारा मैटर है उसके रूप कौन कौन से होते हैं। तो जो जितने भी पृथ्वी पर पदार्थ पाए जाते हैं वो तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में होते हैं। तत्व क्या है? तो दोस्तों पदार्थ का साधारणतम रूप रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा जिसका उपविभाजन नहीं किया जा सकता है उसको तत्व कहते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? तो यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में संयोजित होते हैं। और मिश्रण दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों का किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रण, ये मिश्रण कहलाता है। तो तत्व जो है पदार्थ का साधारणतम रूप होता है जिसका उपविभाजन संभव नहीं है। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों का एक स्थिर अनुपात में संयोजन होता है। और मिश्रण जो है दो या दो से अधिक तत्व या यौगिकों का किसी अनुपात में जो है मिलाना मिश्रण कहा जाता है। आइए जान लेते हैं दोस्तों वायुमंडल में विभिन्न गैसें और उनका कितनी मात्रा है वायुमंडल में हमारे, उनके बारे में जान लेते हैं। तो आप जानते हैं हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस विद्यमान है जिसकी मात्रा 78.08% है। उसके बाद ऑक्सीजन है 20.95%। आर्गन की मात्रा, आर्गन एक अक्रिय गैस है या निष्क्रिय गैस जिसकी मात्रा 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। नियान की मात्रा दोस्तों 0.002% और हीलियम 0.0005% विद्यमान है। तो वायुमंडल में ये प्रमुख गैसें और उनकी मात्रा थी। सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78.08 और ऑक्सीजन 20.95% है। इसके बाद आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान और फिर हीलियम का स्थान आता है। अब आइए देखते हैं परीक्षोपयोगी दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखने में कौन सहायक होता है? तो दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखने में पेड़ पौधे जिम्मेदार होते हैं। वनों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वनों को जो है हरे फेफड़े के नाम से भी अभिहित किया जाता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं वायुमंडल की संरचना। यहाँ पर वायुमंडल की संरचना या वायुमंडल की विभिन्न परतें कौन कौन सी हैं इनको जानना जरूरी है। तो बिना जाने या बिना देखे हम पहले बता रहे हैं। वायुमंडल में दोस्तों जो नीचे से ऊपर की तरफ परतों का विन्यास है, नीचे सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल होता है। यहाँ पर पृथ्वी है, आप देख रहे हैं पृथ्वी है। यहाँ से क्षोभ मंडल जो है पहला हमारा क्षोभ मंडल होता है और ये मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होता है। यहाँ पर यानी क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। दोस्तों क्षोभ मंडल और इसकी क्षोभ सीमा देखिए, यहीं पर समताप मंडल में ओजोन मंडल या ओजोन परत भी विद्यमान है जो कि क्षोभ मंडल के बाद
दूसरा मंडल है। और उल्काएं या उल्कापिंड समताप मंडल और मध्य मंडल में विद्यमान होते हैं। दोस्तों, समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। इसके अलावा इसके ऊपर मध्य मंडल आता है। दोस्तों, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। दोस्तों, यहाँ पर ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। उसके ऊपर यानी मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल होता है। यहाँ पर रेडियो तरंगे यहाँ से परावर्तित होती हैं और आयन मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। आयन मंडल जो है 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर है और इसके ऊपर यानी 640 किलोमीटर से ऊपर दोस्तों जो है वायुमंडल की संरचना, इसको बाह्य मंडल कहा जाता है और तापमान यहाँ 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है 640 किलोमीटर के ऊपर। दोस्तों, जो हमारे संचार उपग्रह होते हैं ये पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई में बाह्य मंडल में प्रक्षेपित किए जाते हैं। जो भी मंडल हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसमें क्षोभ मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण है पृथ्वीवासियों के लिए, क्योंकि सभी मौसमी घटनाएं, तड़ित झंझा, बिजली, ये सारी घटनाएं यहीं पर होती हैं। आइए देखते हैं प्रमुख प्रश्नों को। ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका के ऊपर। CFC, हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ईथेन, हैलोन इत्यादि गैसें किसके लिए उत्तरदायी होती हैं? तो ये ओजोन परत की क्षीणता या ओजोन परत के क्षरण के लिए ये सारी गैसें जिम्मेदार होती हैं। अगला है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों पदार्थ किस पदार्थ की श्रेणी में रखे जाते हैं? ओजोन रिक्तिकारक की श्रेणी में रखे जाते हैं। अगला है ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने या फेजिंग आउट करने के मुद्दे से कौन सा प्रोटोकॉल? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन का क्षरण करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण और उनको बाहर करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला है कि सर्वप्रथम 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता किसने लगाया था? तो ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे दल ने ओजोन क्षरण का पता लगाया था। अगला है दोस्तों क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से बना मानव निर्मित पदार्थ क्या है? तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन परत क्षरण में सर्वाधिक उत्तरदायी है। रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलित यंत्रों में शीतकारक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। अब आइए देखते हैं दोस्तों समताप मंडल की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। आप जानते हैं कि समताप मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण है ओजोन परत के लिए। यहाँ पर देखिए ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है और ओजोन परत के रूप में समताप मंडल में ही 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका सर्वाधिक जो है दोस्तों संकेंद्रण पाया जाता है। ओजोन परत द्वारा हानिकारक अल्ट्रावायलेट यानी परावैंगनी विकिरण का अवशोषण होता है, इसलिए ओजोन परत समताप मंडल में मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। दोस्तों, समताप मंडल में जलवाष्प जो होता है वो न के बराबर होता है या बहुत कम होता है, इसलिए मौसमी घटनाएं यहाँ पर नहीं के बराबर होती हैं और समताप मंडल में दोस्तों व्यावसायिक जेट विमान की उड़ान के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वायुमंडल की परत है। अब आइए देखते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। समताप मंडल में ओजोन स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है किसके द्वारा? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा कब रहती है? वसंत ऋतु में। ओजोन परत को कैसे मापा जाता है? डाबसन इकाई में, यानी ओजोन परत को मापने की इकाई डाबसन यूनिट है। 0 डिग्री सेल्सियस और 1 वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध ओजोन परत की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई किसके बराबर होती है? तो ये 1 डाबसन यूनिट के बराबर होती है। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस कौन सी है? ओजोन है। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में ओजोन गैस सूर्य के परावैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है, जबकि जमीन की सतह के ऊपर यानी निचले वायुमंडल में ये किस प्रकार का है? तो दोस्तों ओजोन एक खतरनाक प्रदूषक है जमीन की सतह के ऊपर, लेकिन ऊपरी वायुमंडल में ये ओजोन गैस सूर्य के अत्यधिक ऊर्जा वाले परावैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करती है।
अगला है कि ओजोन छिद्र के लिए प्रधानतः उत्तरदायी क्या है। तो ओजोन परत संरक्षण में सबसे जो है ओजोन परत क्षरण या ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए सबसे उत्तरदायी CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। दोस्तों यहाँ पर आइए देखते हैं वायुमंडल का स्तरीकरण, जो हमने अभी थोड़ा सा देखा था। वायुमंडल के स्तरीकरण में आप जानते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल होता है और इसकी ऊंचाई इस प्रकार से है। क्षोभ मंडल, दोस्तों क्षोभ मंडल के बारे में अगर जो आप जानना चाहेंगे तो क्षोभ मंडल जो है, जो हमारा क्षोभ मंडल है, देखिए इसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। ये हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत है और मौसम की सभी घटनाएं, बादल, ओला, कोहरा, तुषार, मेघ गर्जन, आंधी, तूफान, विद्युत प्रकाश, ये इसी क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि क्षोभ मंडल में दोस्तों ऊंचाई के साथ साथ 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में गिरावट होती है। यानी जो हमारा क्षोभ मंडल है, यहाँ पर ऊपर बढ़ने के साथ साथ तापमान में प्रति 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। अगला है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं वायुमंडल या एटमॉस्फियर। और अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी। वो गैस है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की उपलब्धता जो है पेड़ पौधों के द्वारा ही होती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को और देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। आप जानते हैं 78.8% शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो नाइट्रोजन है, दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन है। और तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि धरातल से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक कौन सी गैस पाई जाती है। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोस्तों धरातल से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। यहाँ पर आइए देखते हैं आयन मंडल के बारे में विशेष जानकारी। दोस्तों आयन मंडल वायुमंडल की महत्वपूर्ण परत है और यहाँ पर विद्युत आवेशित धनायन और ऋणायन उपस्थित होते हैं। और आयन मंडल के द्वारा दोस्तों जो रेडियो तरंगे हैं इनको भूपृष्ठ पर परावर्तित किया जाता है और आयन मंडल के कारण ही बेतार संचार या जो हमारा जो वायरलेस ट्रांजिशन संभव हो पाता है इसी आयन मंडल के कारण है। इसके अलावा दोस्तों आयन मंडल में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश जिसको अरोरा बोरियालिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश जिसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, ये घटनाएं भी होती हैं जिसमें वायुमंडल में यहाँ पर विशेष प्रकार की चमक होती है। उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव पर उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ये समताप मंडल में आयन मंडल में होने वाली घटनाएं हैं। आइए देखते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। क्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 1 किलोमीटर पर तापमान में कितनी कमी होती है। 6.5 डिग्री सेल्सियस की। ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल की परत का नाम किसने दिया था। तो ये टीजरेंज डी बोर्ट ने। टीजरेंज डी बोर्ट ने दोस्तों ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल परत का नाम दिया था। अगला है कि ग्रीष्म काल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है जबकि शीतकाल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई घट जाती है। समताप मंडल के निचले सतह पर कभी कभी बादल दिखाई पड़ते हैं, इन बादलों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों समताप मंडल के निचले सतह पर जो बादल दिखाई देते हैं उनको मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स कहा जाता है। अगला है कि ऊंचाई के साथ तापमान में एकाएक गिरावट कहाँ पर होती है। तो ये मध्य मंडल में होता है। और आयन मंडल में डी परत किसका परावर्तन करती है। न्यून आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन आयन मंडल में डी परत करती है। केनली हेवीसाइड परत किसे कहा जाता है। तो ई परत को केनली हेवीसाइड परत कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आयन मंडल के ई परत में उपस्थित क्या होती है। तो दोस्तों ध्रुवीय प्रकाश या अरोरा बोरियालिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, जिसको हम उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं, ये आयन मंडल के ई परत में ध्रुवीय प्रकाश की उपस्थिति होती है। अगला है दोस्तों हीलियम, आर्गन, रेडान और नियान नोबेल गैसें या उत्कृष्ट गैसें कही जाती हैं। कौन सी गैस वायु में नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों रेडान गैस ये वायु में नहीं पाई जाती है।
अगला है कि ऐसा पदार्थ जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप में मिश्रित होते हैं, उसको मिश्रण कहा जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जो है हम इसमें देखेंगे। धाड़ी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप जानते हैं कि आवर कॉमन फ्यूचर में ब्रूटलैंड कमीशन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और जो हमारा धाड़ी विकास है दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा है, इसमें हमारे 17 धारणीय लक्ष्यों को वर्णित किया गया है। हम जान लेते हैं कि ये 17 धारणीय लक्ष्य कौन हैं। तो देखिए, धारणीय लक्ष्य या धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में है। प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में इसलिए अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता जो है प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में धारणीय विकास दर्शाता है। और इसमें ये माना जाता है कि हम जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उसको इस प्रकार से उपयोग करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो उपलब्ध हो सकें। और इसी के आधार पर 17 धारणीय विकास लक्ष्यों को जो है शामिल किया गया है। पहला है कि गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति, ये धारणीय विकास का पहला लक्ष्य है। दूसरा है भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा। तीसरा लक्ष्य है सभी आयु के लोगों में सेहत और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा। चौथा लक्ष्य हमारा है समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को आजीवन सीखने का अवसर देना। इसके अलावा दोस्तों पांचवा धारणीय विकास लक्ष्य है लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना। छठवां धारणीय विकास लक्ष्य है सभी के लिए स्वच्छ जल और सफाई की उपलब्धता। सातवां लक्ष्य है सस्ता, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। आठवां धारणीय विकास लक्ष्य है कि सभी के लिए समावेशी और सतत विकास, रोजगार और समुचित कार्य को बढ़ावा देना। नौवां लक्ष्य है लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी औद्योगिकरण को बढ़ावा और नवाचार को प्रोत्साहन देना। दोस्तों 10वां धारणीय विकास लक्ष्य है देशों के बीच उनके अंदर असमानता को कम करना। 11वां है कि सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर का निर्माण। 12वां धारणीय विकास लक्ष्य है अस्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। 13वां लक्ष्य है जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। 14वां धारणीय विकास लक्ष्य जो है दोस्तों महत्वपूर्ण है। 14वां ये है महासागर, समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग। 15वां जो धारणीय विकास लक्ष्य है वो वनों का संवहनीय प्रबंधन, मरुस्थलीकरण का सामना और भूमि क्षय को रोकना और ठीक करना। 16वां जो धारणीय विकास लक्ष्य है वो हमारा न्याय संगत, शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना। और 17वां और लास्ट जो धारणीय विकास लक्ष्य है वो है सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। तो दोस्तों लास्ट में हमने सतत विकास लक्ष्य जो हमारे 17 धारणीय विकास लक्ष्य हैं उनके बारे में पढ़ा कि ये धारणीय विकास लक्ष्य किस प्रकार से हैं, इनका जो व्यापकता है वो किस रूप में है। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यात्मक, अवधारणात्मक और विश्लेषणात्मक प्रश्नों को जो आपके विभिन्न परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। इसमें मिक्स फॉर्म में प्रश्नों को और अवधारणाओं को शामिल किया गया है ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को तैयार कर सकें और कम समय में उनका रिवीजन कर सकें ताकि आप परीक्षाओं में सही प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकें। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।